15 दिसंबर 2003 रात के ठीक 2:37 भूटान का दक्षिणी जंगल सारभंग और गैलेफू के बीच का वो घना इलाका जहाँ रात इतनी काली होती थी कि अपना हाथ भी नहीं दिखता था। जंगल में एक अजीब सन्नाटा था। पंछी नहीं बोल रहे थे, हवा रुकी हुई थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर कुछ देखने का इंतजार कर रही हो। तभी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से एक साथ भारतीय सेना की कमांडो टुकड़ियां जंगल की परछाइयों से बाहर निकली। उनके बूट जमीन पर पड़े मगर आवाज नहीं हुई। उनकी आंखों में नाइट विजन गॉगल्स थे और हाथों में थे असॉल्ट राइफलें। लक्ष्य सिर्फ एक था, उन कैंपों को नेस्त नाबूद करना जो पिछले 10 साल से पूर्वोत्तर भारत में खून की नदियां बहा रहे थे। लेकिन असली सवाल यह था, भारतीय सेना भूटान की जमीन पर बिना किसी शोर के कैसे पहुंची और उस रात भूटान का राजा कहाँ था। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की कहानी नहीं है, यह उस गुप्त कूटनीति की कहानी है जो दुनिया को आज भी पूरी तरह नहीं पता। यह उस भू राजनीतिक शतरंज की कहानी है जिसकी चालें थिम्पू के महल में चली गयी और नतीजा आया भूटान के जंगलों में आग की लपटों के रूप में। यह है ऑपरेशन ऑल क्लियर। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। साल था 1990 का दशक। भारत का पूर्वोत्तर असम, अरुणाचल, मेघालय धू धू करके जल रहा था। विद्रोह की आग इतनी तेज थी कि हर हफ्ते कहीं न कहीं बम फटता था, कहीं सैनिकों का काफिला उड़ाया जाता था, कहीं निर्दोष नागरिकों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती थी। दो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे। पहला यूएलएफए यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, दूसरा एनडीएफबी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और तीसरा केएलओ यानी कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों संगठन एक ही सपना देखते थे, भारत से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना। इसके लिए वो हिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने इन्हें असम और पश्चिम बंगाल की सीमाओं में घेरना शुरू किया। ऑपरेशन पर ऑपरेशन चले, हजारों सैनिक तैनात हुए, लेकिन इन संगठनों का नेतृत्व हर बार हाथ से फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि इनके सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित ठिकाने भारत में नहीं थे, वो थे भूटान में। भूटान हिमालय की गोद में बसा वो छोटा सा शांति प्रिय देश जिसे दुनिया खुशहाली का देश कहती थी। लेकिन उसके दक्षिणी जंगलों में एक दूसरी ही दुनिया आबाद थी। खुफिया रिपोर्टों ने खुलासा किया कि भूटान की सीमा के भीतर घने जंगलों में इन उग्रवादी संगठनों ने अपने स्थायी कैंप बना लिए थे। ये कोई साधारण कैंप नहीं थे, ये थे पूरी तरह सुसज्जित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ नए लड़ाकों को हथियार चलाना सिखाया जाता था, आईडी बनाना सिखाया जाता था, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर इन्हें भारत की सीमा में घुसकर हमले करवाए जाते थे। भारतीय सेना के लिए यह एक रणनीतिक गतिरोध था। वो इन कैंपों पर सीधे हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भूटान की संप्रभु जमीन पर थे और भूटान पर दबाव बनाना, एक मित्र देश पर दबाव बनाना कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था। तो भारत क्या करे? यह सवाल साल दर साल उठता रहा, जवाब आता नहीं था। लेकिन एक दिन भूटान के राजा ने खुद एक दरवाजा खोला। थिम्पू भूटान की राजधानी। साल 2003 की शुरुआत। भूटान के राजा जिग्मे सिंह वांगचुक एक ऐसे शासक जिन्हें उनकी प्रजा भगवान की तरह मानती थी, वो खुद एक गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें पता था कि उनके जंगलों में क्या हो रहा है। उन्हें पता था कि ये उग्रवादी उनके देश की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो यह भी जानते थे कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। शुरुआत में भूटान सरकार ने इन उग्रवादियों से खुद बातचीत की। कई दौर की वार्ताएं हुई। भूटानी अधिकारियों ने कहा, अपने कैंप खाली करो, शांतिपूर्वक चले जाओ। लेकिन उग्रवादी नेताओं ने इनकार कर दिया। उनका जवाब था, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनकर राजा वांगचुक का धैर्य टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि बातचीत से कुछ नहीं होगा और अब एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया की नजरों से छुपा रहे नई दिल्ली। साउथ ब्लॉक के गलियारे। भारत और भूटान के बीच खुफिया स्तर पर संवाद शुरू हुआ। यह संवाद किसी आधिकारिक बयान में नहीं आया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं हुआ। यह था एक कोवर्ट डिप्लोमेसी, एक गुप्त समझौता। भूटान के राजा ने भारत को एक संदेश भिजवाया, अगर हमारी सेना इन कैंपों को साफ करने में असमर्थ है तो भारतीय सेना की मदद ली जा सकती है, लेकिन यह सब बिल्कुल गोपनीय रहना चाहिए। भारत सरकार के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने तुरंत अपने नेटवर्क को सक्रिय किया। सैन्य खुफिया विभाग ने उन सभी कैंपों की लोकेशन वेरीफाई की। सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए अंदर के सूत्रों से जानकारी जुटाई गई और फिर शुरू हुई ऑपरेशन ऑल क्लियर की प्लानिंग। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई। नक्शे बिछाए गए, कैंपों की पहचान की गई। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक भूटान की जमीन पर यूएलएफए के 3 बड़े कैंप थे, एनडीएफबी के 6 से ज्यादा ठिकाने थे और केएलओ के कई प्रशिक्षण केंद्र थे। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा कैंप
कैंप और इनमें मौजूद उग्रवादियों की संख्या लगभग 3000। यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, यह एक पूरी युद्ध योजना थी। रणनीति बनाई गई, एक साथ सभी कैंपों पर एक ही रात हमला, ताकि कोई भाग न सके, कोई किसी को अलर्ट न कर सके, संचार पूरी तरह काट दिया जाए। भारतीय सेना के साथ साथ रॉयल भूटान आर्मी की टुकड़ियां भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगी। यह एक संयुक्त अभियान था, लेकिन मुख्य बल, मुख्य रणनीति भारत की और तय हुई वह रात 15 दिसंबर 2003। ऑपरेशन से पहले के 72 घंटे भारतीय सेना की टुकड़ियां भूटान की सीमा के पास इकट्ठा होने लगी, लेकिन बिना किसी शोर के, बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। सैनिकों को बताया गया कि वो एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर जा रहे हैं। असली मिशन सिर्फ उच्चतम स्तर के अधिकारियों को पता था। उधर रॉ के फील्ड एजेंट भूटान के अंदर पहले से सक्रिय थे। वो कैंपों की आखिरी मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। उग्रवादियों के पहरेदारों की शिफ्ट का वक्त नोट किया जा रहा था। कमजोर पड़ने वाले पल की तलाश हो रही थी। इंटेलिजेंस इंटरसेप्शन बता रहा था उग्रवादियों को किसी हमले की भनक नहीं थी। वो बेफिक्र थे। उन्हें लगता था कि भूटान की जमीन उनका सुरक्षित किला है, कि भारत यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 15 दिसंबर 2003 रात 2:37। कोडवर्ड आया, ऑल क्लियर, और उसी पल एक साथ भारतीय और भूटानी सेना की टुकड़ियां 30 से ज्यादा ठिकानों पर टूट पड़ी। जंगल में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी, विस्फोट हुए। हेलीकॉप्टर कुछ इलाकों में हवाई सहायता दे रहे थे। जो उग्रवादी भागने की कोशिश करते वो घेरे में आ जाते। यूएलएफए का सबसे बड़ा कैंप, जिसे वो अपना मुख्यालय समझते थे, पहले 2 घंटों में ही तबाह हो गया। एनडीएफबी के कैंपों में भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और संचार उपकरण मिले। ये सब जब्त कर लिए गए। केएलओ के कमांडर भागने में कामयाब नहीं हुए। कई गिरफ्तार हुए, कई ढेर हुए। भोर होते होते जंगल में सन्नाटा था, लेकिन यह वो पुराना सन्नाटा नहीं था। यह था एक सफल ऑपरेशन के बाद का सन्नाटा। ऑपरेशन ऑल क्लियर पूरा हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। इस ऑपरेशन का असर महीनों तक, बरसों तक महसूस होता रहा। यूएलएफए, जो एक जमाने में असम का सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन था, इस ऑपरेशन के बाद कभी पूरी तरह उठ नहीं पाया। उनका स्ट्रेटेजिक एसेट, वो सुरक्षित ठिकाने, वो प्रशिक्षण केंद्र, वो हथियारों का जखीरा, सब राख हो गया। एनडीएफबी के कई शीर्ष नेता भारत में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुए। केएलओ, जो पश्चिम बंगाल में आतंक का पर्याय बन चुका था, इस ऑपरेशन के बाद लगभग निष्क्रिय हो गया। पूर्वोत्तर भारत में हिंसा की दर में अगले 2 वर्षों में 70% तक की कमी आई। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की सुरक्षा है जो उस दशक में हर रोज डर में जीते थे। अब वो सवाल जो शुरुआत से आपके मन में है, भूटान के राजा ने यह गुप्त अनुमति क्यों दी? इसके पीछे सिर्फ उदारता नहीं थी, इसके पीछे था एक गहरी भू राजनीतिक समझ। राजा वांगचुक जानते थे कि इन उग्रवादी संगठनों की मौजूदगी भूटान के लिए भी खतरा बनती जा रही है। भूटान की जनता इन जंगलों में बसे अजनबियों से डरती थी, और अगर यह स्थिति और बिगड़ती तो भूटान का अंतर्राष्ट्रीय छवि, एक शांतिपूर्ण बौद्ध राष्ट्र, धूमिल हो जाती। इसके अलावा भूटान की अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा, उसका अस्तित्व सब भारत के साथ, उसके संबंधों पर टिका था, और भारत एक गहरे दोस्त की तरह सालों से भूटान के साथ खड़ा था। यह ऑपरेशन केवल सैन्य नहीं था, ये 2 देशों के बीच विश्वास की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति थी, और इसीलिए दुनिया को इसकी खबर बहुत बाद में लगी, और तब भी पूरी तरह नहीं। लेकिन एक पहलू और है जो अक्सर इस कहानी में नहीं बताया जाता। उन उग्रवादी संगठनों को हथियार कहां से आते थे? खुफिया रिपोर्टें बताती हैं, म्यांमार के रास्ते, बांग्लादेश से। कुछ हथियार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े नेटवर्क के जरिए आते थे। यानी यह सिर्फ स्थानीय विद्रोह नहीं था, यह एक डीप स्टेट ऑपरेशन था जिसमें कई देशों के हित जुड़े हुए थे। पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर रखो, भारत की सेना को वहाँ उलझाए रखो, और देश के बाकी हिस्सों पर दबाव बनाओ। यह था फाइनेंशियल टेररिज्म और आर्म्ड इंसर्जेंसी का घातक मिश्रण। ऑपरेशन ऑल क्लियर ने सिर्फ कैंप नहीं तोड़े, उसने उस पूरी सप्लाई चेन को झटका दिया जो वर्षों से काम कर रही थी। ऑपरेशन के बाद के दिनों में एक और दिलचस्प घटना हुई। भूटान सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह ऑपरेशन अपना बताया। उन्होंने कहा कि यह रॉयल भूटान आर्मी का अभियान था। भारत ने कुछ नहीं कहा। यही था कूटनीति का सबसे बड़ा सबक। जब आप किसी मित्र राष्ट्र की मदद करते हैं तो कभी कभी श्रेय न लेना सबसे बड़ी राजनयिक चतुराई होती है। भारत ने यही किया। इस रवैये ने भूटान के साथ भारत के संबंधों को और भी मजबूत किया, और यह संदेश पूरे क्षेत्र में गया कि भारत एक ऐसा रणनीतिक साझेदार है जो जरूरत के वक्त साथ देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। यह था भू राजनीतिक शतरंज की सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली चाल। और अब इस पूरी कहानी का वो पहलू जो सबसे कम जाना जाता है, वो सैनिक, वो जवान जिन्होंने उस रात घने जंगलों में, अंधेरे में, अनजान जमीन पर अपनी जान की परवाह किए बिना अपना काम किया। उनके नाम कहीं नहीं लिखे गए, उनकी तस्वीरें किसी अखबार में नहीं छपी, उनकी बहादुरी
बहादुरी का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया, क्योंकि कोवर्ट ऑपरेशन में नायक गुमनाम रहते हैं। यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, यह उनकी शपथ का हिस्सा है। लेकिन उनके घर में माँ को पता था कि बेटा कहीं खतरनाक जगह गया है। पत्नी जानती थी कि पति किसी साधारण काम से नहीं गया, और बच्चे बस इंतजार करते रहे। यह है असली कीमत एक सफल कोवर्ट ऑपरेशन की। ऑपरेशन ऑल क्लियर एक घटना नहीं है, यह एक दर्पण है। इसमें दिखता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, कूटनीतिक समझ हो और सैन्य दक्षता हो तो वो काम भी हो सकता है जो असंभव लगता है। इसमें दिखता है कि भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति है जो अपने पड़ोसियों की सुरक्षा को भी अपनी सुरक्षा मानती है। और इसमें यह भी दिखता है कि पूर्वोत्तर भारत में जो शांति आज हम देखते हैं वो अचानक नहीं आई। वो उन अनगिनत बलिदानों, उन गुप्त ऑपरेशनों, उन गुमनाम सैनिकों की देन है जिनकी कहानियां सरकारी फाइलों में बंद है। ऑपरेशन ओनेल क्लियर 2003 में पूरा हुआ, लेकिन इसकी गूंज आज भी हिमालय के उन जंगलों में है